हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो गाइज आज जो है कंटिन्यू करने वाले हैं वही चैप्टर जो लैब की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है, मोशन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसी में जो है इसी सीरीज़ में आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कि अगर क्या होगा कि अगर कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा। यानी कि जैसे कि अगर हमने पहले देखा था कि कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो कैसे बिहेव करता है, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर इंटर करता है तो वो कैसे बिहेव करता है, कैसे फोर्सेस उस पर लग रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर कोई लूप है, कोई कॉइल है, अगर उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लेते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल। ठीक है, हार्श मैग्नेट ले लिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉइल का ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, दिस इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। और इस कॉइल को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक बैटरी से या सेल से। तो क्या होगा, अब इस कॉइल को जैसे हमने कनेक्ट किया तो इसमें कुछ करंट फ्लो होना स्वाभाविक है। क्लियर, इस तरह से करें। ये जो इसकी लेंथ है इसको हमने कह दिया B, और जो ये इसकी लेंथ है इसको हमने कह दिया A। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पर जैसे ही हम देखेंगे, यानी कि इस एंड पर अगर हम देखें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है कि इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये इंडिकेट करेगा, ये करंट के डायरेक्शन को और ये फोर्स के डायरेक्शन को। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले एंड पर ये क्या करेगा, एक अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, यानी कि एक इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इधर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से इस वाले एंड पे आएंगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज, यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अंदर की तरफ, ये वाला पार्ट बाहर की तरफ। और इधर वाला अगर हम देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, करंट का भी डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है क्या जाएगा, यानी कि जो नेट फोर्स हो जाएगा, इनके बीच में जो भी फोर्स होगा, आई ए क्रॉस बी करेंगे, और ए क्रॉस बी करेंगे तो ए बी साइन थीटा होता है, और ए बी साइन थीटा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, बी और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी साइन 0, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी इस पर फोर्स लगेगा वो 0। उसी तरह से यहाँ पर भी फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री है तो साइन 180 भी 0 होता है, तो यहाँ पर भी जो है 0 डिग्री का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये और ये यहाँ पर जो है नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा इस वाले में। लेकिन ये वाला फोर्स अंदर की तरफ और ये वाला फोर्स बाहर की तरफ, सेम लाइक, यानी कि हम ले सकते हैं जैसे कि कोई एक समझ लीजिए कि सपोज करिए नोटबुक है, ठीक है। अब अगर ये एक कॉइल है तो कॉइल पे क्या होगा, इस वाले एंड पे मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ और इधर के वाले एंड पर मैग्नेटिक फोर्स इधर की तरफ। तो होगा क्या, ये जो फोर्स हैं वो कपल का क्रिएशन करेंगे और उस कपल की वजह से इसके अंदर रोटेशन होना स्वाभाविक है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका दिख रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और दूसरा यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें एक नॉर्मल डायरेक्शन, यानी कि इसका जो एक नॉर्मल होगा इसका परपेंडिकुलर ले सकते हैं, दिस इज एन, ठीक है। और तब ये क्या होगा, यहाँ पे ये टार्क का एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज टाउ।
अब इसकी मैग्नीट्यूड की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया इसका क्या होगा, A इंटू बी, यानी इस जो लूप है उसका एरिया क्या जाएगा, A इंटू बी। अब इसमें मान लिया करंट जो है वो कौन सी करंट जो है फ्लो हो रही है, वो I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका नाम दे दें A B C और D, यहाँ पे कैपिटल A लिख लीजिए, तो फोर्स ऑन ए बी पे जो फोर्स होगा वो क्या जाएगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है ये, और ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, आई बी बी साइन 90, दैट इज इक्वल टू आई बी इंटू बी, ठीक है। तो इस पे हमें जो फोर्स लग रहा होगा वो आई बी बी लग रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फोर्स हमको मिल गया, अब हमें पर चाहिए टार्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई बी बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए अगर हम इसका एक कंपोनेंट पार्ट ले लें, दैट इज सपोज करिए कि ये क्या है हमारा थीटा है, तो उस केस में यानी इसको हम ऐसे ले लेते हैं, तो इस वाले यहाँ पर जो है फोर्स क्या हो रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल थीटा एंड दिस इज 2a, ठीक है। तो या सिंपली हम यहाँ पे देखें जो इसकी लेंथ है वो क्या है, a के इक्वल है, तो सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, a साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या जाएगा, आई बी बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, आई बी ए बी साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं आई बी, और इसको एरिया लिख सकते हैं साइन थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ अगर टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इस पे कॉइल पे राउंड है, तो उस केस में टार्क इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, और सिंस एन आई ए को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये टार्क की वैल्यू क्या जाएगी, एम बी साइन थीटा, और दिस सिंप्लाइज्ड वेक्टर के फॉर्म में m क्रॉस b, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स यानी कि टार्क की जो एक्सपीरियंस करेगा वो कितना, एम बी साइन थीटा के इक्वल। इसमें अलग अलग कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू 0 हुआ तो टार्क की वैल्यू क्या जाएगी, 0 मिनिमम टार्क होगा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 हुआ तो टार्क क्या जाएगा, मैक्सिमम, दैट इज एम बी, यानी टार्क उस केस में मैक्सिमम और एम बी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.11 क्या कहता है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखा है, n इज इक्वल टू 100, और आपको रेडियस दे रखा है, रेडियस की वैल्यू है आपकी 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर, और करंट जो कॉइल में फ्लो हो रहा है वो 3.2 एम्पियर, ठीक है। इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे सर्कुलर कॉइल रखा गया किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो पहली चीज़ आपसे पूछा जा रहा है ए, व्हाट विल बी द बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिए एम इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा रही है, टार्क क्या होगा अगर बी की वैल्यू 2 टेस्ला हुआ तो, ठीक है। बी की वैल्यू 2 टेस्ला, तो इनिशियल एंगल थीटा आई इज इक्वल टू 0 एंड थीटा फाइनल क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों पर हमें निकालना है।
चौथा पोर्शन आपसे पूछा गया है एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा विल बी व्हाट इफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, आई डैश दिस इज एम आई हम लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इतनी चीज़ें हमें देख रखी हैं, तो इसके बेसिस पे एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बी की, ये क्या होगा। तो बी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि टार्क के लिए अगर हम देखें तो टार्क के लिए क्या हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, तो इसका मतलब हम इसकी हेल्प से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे पास दूसरा जो फार्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, B निकाल सकते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपको B मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। सेकेंड में क्या है, M इज इक्वल टू है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है एन आई ए, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपका क्या चाहिए, टार्क, तो इनिशियल टार्क इज इक्वल टू क्या जाएगा एम बी साइन थीटा आई, और यहाँ पे क्या जाएगा एम बी साइन 0 दैट इज 0। फाइनल टार्क क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा एफ, यहाँ पे एम बी साइन 90 दैट इज इक्वल टू एम इंटू बी। एम की वैल्यू यहाँ से निकाला, बी की वैल्यू आपको गिवन है 2 टेस्ला, वो यहाँ से ला करके पुट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। इसके बाद से लास्ट पार्ट आपसे जो पूछा गया है ओमेगा, ओमेगा क्या होगा, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या होगी। तो सिंपली अगर हम बात करें टार्क को हम क्या लिख सकते हैं, टार्क इज इक्वल टू आई डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। टार्क को आई डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आई डी थीटा अपॉन डी टी, और यहाँ पे ओमेगा को हम बेसिकली और क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम ऐसे लिख लें, डी ओमेगा अपॉन डी थीटा लिख सकते हैं, चेन डी थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम बी साइन थीटा के, यानी कि जो आपके पास टार्क है वो एम बी साइन थीटा के इक्वल होगा। तो जब एम बी साइन थीटा के इक्वल होगा तो यहाँ से हमें क्या बेसिकली निकालना था, ओमेगा। तो ओमेगा फाइंड आउट करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो ये हो जाएगा आई ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एंड दिस इम्प्लाइज ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आई एम बी साइन थीटा डी थीटा। इसको 0 से लेकर के ओमेगा तक, और इसको इंटीग्रेट कर देना है आपको 0 से लेकर के जो भी इसका एंगल दे रखा है, यानी कि जो इनिशियल एंगल थीटा से लेकर के पाई बाई 2 तक आप चाहें तो कर लें, थीटा से लेकर के पाई बाई 2 तक मैक्सिमम पे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो थीटा से लेके पाई बाई 2 तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली आपको इधर क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या मिलेगा आपको एम बी अपॉन आई, साथ में माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 2, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉस पाई बाई 2 आ जाएगा आपका 0, और माइनस 0 माइनस 1 माइनस माइनस यहाँ पे क्या जाएगा प्लस एम बी अपॉन आई। तो यहाँ से आपको क्या मिला, इस पार्ट को, इसके बाद को हम ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगा 2 एम बी अपॉन आई अंडर रूट। अब आपके पास एम बी की वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया ही है, तो एम बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, आई की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ पे वैल्यूज रख करके आंसर आपका आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, यानी कि सर्कुलर करंट लूप जो है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से कैसे वर्क करता है।
सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो हम लोगों ने जो एक सर्कुलर लूप पे एट एक्सियल पोजीशन मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, बेसिकली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ठीक है, ऊपर नीचे हम 2 पाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका बन जाएगा क्या, म्यू नॉट 2i पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एरिया। तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट 2ia अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, दिस implies b will be equal to म्यू नॉट 2nia अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और nia को हम लिख सकते हैं m मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन यहाँ पे एक्स क्यूब। सिंपली आपको क्या चीज़ समझ में आया, दिस सिंप्लाइज, यानी कि ये पोर्शन आपका कांस्टेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने निकाला था एक्सियल पोजीशन पे, वो क्या आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। अगर इन दोनों में हम देखें तो क्या कुछ सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट को अगर हम चेंज कर दें 1/एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, और यहाँ पे m को चेंज कर दें किससे, p से, यहाँ पे 2p आता था। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे कंबाइन करके देखेंगे तो हमारा क्या जाएगा, इसी में वैल्यूज़ में अगर हम रखेंगे तो क्या जाएगा, ये b जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कितना, इसको प्लेस पे अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, उस केस में b विल बी चेंजेस एट e। तो e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। तो इस तरह से इसकी एनालॉगी किस तरह से है, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है, सेम वही एनालॉगी इसमें भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और इसी का रिवर्स भी अगर हम देखेंगे तो अगेन हमको जो है इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सर्कुलर करंट लूप है वो एज अ मैग्नेटिक डाइपोल वर्क करता है, यानी कि एज अ मैग्नेटिक डाइपोल उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो आइए देखते हैं। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है उसका एक न्यूक्लियस होगा जिसका चार्ज होगा +Ze। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व हो रहा है, यहाँ से इसकी जो रेडियस है r, ठीक है, और ये इस पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो अगर हम इसमें करंट की बात करें तो करंट इज इक्वल टू E अपॉन टी, और यह जो रिवॉल्व हो रहा है v वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, और सिंस t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, दिस सिंप्लाइज I इज इक्वल टू, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करेंगे, v ऊपर चला जाएगा EV अपॉन 2 पाई r, यानी कि जो इसका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो करंट है EV अपॉन 2 पाई r। क्लियर। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो हम I इंटू ए भी लिख सकते हैं, और a यहाँ पे क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पुट कर देंगे, m विल बी इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। एक r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आपको ये मिल जाएगा m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको हो गया EVR अपॉन 2। अगर हम इसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E अपॉन 2me इंटू me
वी आर। और ये आपका क्या होता है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, दिस इज ई अपॉन 2me इंटू एल। अगर इसका डायरेक्शन की हम बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे m वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई अपॉन 2me इंटू एल वेक्टर, ये मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम चाहें तो m/l की बात करें तो m/l क्या आ जाएगा, e अपॉन 2me, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें तो वो इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसकी वैल्यू जो होती है सॉल्व करने के बाद से e/2me का जो रेशियो आता है वो 8.8 इंटू 10⁻10, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, कूलाम पर केजी। इसको हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको हम बोलेंगे गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब इसी सीक्वेंस में अगर हमें चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर्स हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, ऊपर मैं रफ कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम जो होता था वो किसके इक्वल होता था, NH/2π के, NH/2π। H क्या होता था, प्लैंक कांस्टेंट, और ये आपका। तो उस केस में अगर हम देखें m/l या सिंपली m की बात करेंगे, इनकी हेल्प से अगर हम निकालेंगे तो यानी कि m इज इक्वल टू मिनिमम मोमेंट की अगर बात करें तो n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू e अपॉन 2me इंटू h/2π, और ये सिंपली आपका हो जाएगा EH/4πme। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी सीक्वेंस में यानी कि अगर इसकी जो वैल्यूज़ होंगी, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन रखेंगे, चार्ज और ये सारी चीज़ें रखेंगे, तो सॉल्व करने के बाद से जो एक आंसर आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, जो कि हम लोग अभी आगे जो है आपका सेकेंड पार्ट है उसमें एटम न्यूक्लियाई में पढ़ेंगे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, यानी कि करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है उसको जस्ट डिटेक्ट करने का काम करता है। इसमें अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग कोई भी कॉइल अगर आपने रखा तो वो कॉइल क्या करेगा, एक रोस्टोरिंग यानी कि एक जो है टार्क का एक्सपीरियंस करेगा और उस टार्क की वजह से वो रोटेट होगा। और इसी के साथ जो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर पॉइंटर लगा देते हैं, और ये पॉइंटर जो है इंडिकेट करता है किस पे, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन पे, यानी कि कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इस पर एक सुटेबल स्केल बना लेते हैं, जिससे हम एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कितना अमाउंट पे करंट जो है फ्लो हो रहा है। तो एक रफ आइडिया लगाने के लिए ईजी होता है, यानी कि बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है ये। ठीक है, तो इसके अगर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, अभी हमने बताया कि ये डिवाइस है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट, यानी कि किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल की हमने बात किया कि अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टार्क, दिस इज ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इसी प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज़ से ये बना होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है आपका, एक SP यानी कि हेयर लाइक स्प्रिंग, और हेयर लाइक स्प्रिंग जो होता है ये पियोटेड होता है, ठीक है, और इस किस जनरली ब्रॉन्ज का बना होता है, यानी कि यहाँ पे फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है, और ये क्या करता है, पॉइंटर यानी कि मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द कॉइल, कॉइल के मोशन को कंट्रोल करता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपकी अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल जो है यहाँ पे, और एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर रैप्ड होता है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है और जो टार्क का एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके दो परमानेंट मैग्नेट्स, हार्ड-शू परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, ठीक है। और हार्ड-शू मैग्नेट लगाने से क्या होता है, चूँकि जो सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हों, रेडियली हों। और रेडियली होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो इस केस में इसी तरह से हम इनके डिफरेंट पार्ट्स को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लिखेंगे थियरी एंड वर्किंग। थियरी एंड वर्किंग, इसकी वर्किंग कैसे होती है, क्या इस पे किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो बेसिकली जो इसके अंदर टार्क होगा, टार्क इज इक्वल टू NI A B साइन 90, दिस विल बी इक्वल टू NI A B, दिस विल बी द टार्क, B इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द। अब यहाँ पे टार्क क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इस टार्क की वजह से कुछ डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंटर में। तो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे और यहाँ पे जो ये स्प्रिंग होती है वो क्या करती है, उसको उसके अंदर रिस्टोरिंग टार्क जनरेट हो जाता है। तो रिस्टोरिंग टार्क की अगर हम बात करें, रिस्टोरिंग टार्क, जो रिस्टोरिंग टार्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अल्फ़ा के। इसका मतलब क्या होगा, टार्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के अल्फ़ा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम ये टार्क दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब हो जाएगा के अल्फ़ा इज इक्वल टू NI AB, दिस सिंप्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू NI A B अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ पे NIAB अपॉन के, इसको हम बेसिकली और क्या लिख सकते हैं, दिस इज NBA अपॉन के इंटू आई। इसको हम पूरे को लिख सकते हैं 1 अपॉन जी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी इंटू आई। जी इज द गैल्वोमीटर कांस्टेंट या गैल्वोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ, यानी कि आई अपॉन जी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी आई अपॉन जी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जी की हम बात करें तो जी क्या था हमारा, जी इज इक्वल टू के अपॉन NBA, जी इज द गैल्वोमीटर कांस्टेंट एंड इज नोन एज द के अपॉन NBA, ठीक है। और इसी गैल्वोमीटर कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट, तो फिगर ऑफ मेरिट में बी डिफाइंड एज द current in which produces a deflection of 1 scale division in the galvanometer। यानी कि ये पूरा जो है 1 scale, यानी कि सिंपली करंट विच अगर इसकी वैल्यू 1, वो करंट जिस पर क्या हो जाए, इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाए, 1 हो जाए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इसको डिफाइन करना हो, फिगर ऑफ मेरिट क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज करंट विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 स्केल डिवीजन इन गैल्वोमीटर, ठीक है। इसके बाद से हम सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वोमीटर की बात करेंगे कि सेंसिटिविटी क्या होती है गैल्वोमीटर की। तो बेसिकली सेंसिटिविटी का सेंस यहाँ पर क्या है कि कितने कम चीज़ को, कितने कम अमाउंट ऑफ करंट को ये सेंस कर सकता है। यानी कि सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वोमीटर मीन्स कि हाउ मच स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट इट कैन बी डिटेक्टेड बाय द गैल्वोमीटर। यानी कि जितना ज़्यादा, जितनी कम से कम करंट को भी डिटेक्ट करने की एबिलिटी जो इसके अंदर होगी उसको हम बोलेंगे सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वोमीटर। इसके बाद से नेक्स्ट है, अगर हम सेंसिटिविटी की कैलकुलेट करें तो इसमें दो तरह की सेंसिटिविटी होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की। तो करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, IS करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या था, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ यूनिट करंट इज पास थ्रू द गैल्वोमीटर या क्रॉस हिट। तो यहाँ हो जाएगा आई अल्फ़ा अपॉन आई, ठीक है। और सिंपली इसको हम लिख सकते हैं क्या, NBA अपॉन के, ठीक है। ये आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया। इसी के साथ दूसरा आपका होता है क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बी। कितना मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड व्हेन द यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स,
यहाँ पे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो अल्फ़ा पी के प्लेस पे आई आर लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज अल्फ़ा अपॉन आई इंटू 1 अपॉन आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, तो सिंपली दिस विल बी इक्वल टू वॉट, इसको अल्फ़ा को हम चाहें तो लिख सकते हैं एन बी ए अपॉन के इंटू आर, अल्फ़ा के एन बी ए अपॉन के लिख सकते हैं इसको सीधे सीधे। तो और यहाँ पे आई होगा तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपको बचेगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या मिला, एन बी ए क्या है करंट सेंसिटिविटी, दिस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आर, यानी कि जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेडियस का अपॉन रेजिस्टेंस का रेशियो होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिस पर जो है आपका करंट सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी होता है गैल्वेनोमीटर डिपेंड, तो किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, उसके बाद से मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पर, और के इज़ द टॉर्जन कांस्टेंट, इसके को हम बोलते हैं टॉर्जन कांस्टेंट, यानी कि जो भी मटेरियल है, जो भी सॉफ्ट आयरन कोर जिस भी मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है या वायर यूज़ किया जा रहा है उसका टॉर्जन कांस्टेंट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे, इसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करेंगे तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया इंक्रीज़ करेंगे जो भी कॉइल है तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू लो रखनी होगी, जितनी लो टॉर्जन कांस्टेंट हम रखेंगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर हमारा बनेगा। अब सवाल ये होता है कि कोई भी गैल्वेनोमीटर है उसको अगर हमें, भाई बेसिकली गैल्वेनोमीटर क्या होता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ द करंट को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है, तो अगर हाई करंट अगर पास हो रही है तो हो सकता है कि उसका जो सर्किट है वो डैमेज हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अगर एज अ एमीटर यूज़ करना है, मतलब कि लार्ज स्केल के करंट को मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, कुछ नहीं करना है। सपोज करिए ये आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर है, इसी के साथ पैरेलल में हमें क्या लगा देना है, एक शंट रेजिस्टेंस लगा देना है। यहाँ से करंट आई जा रही है तो इसमें करंट हो जाएगी आई जी, और यहाँ पे जो करंट होगी आई माइनस आई जी, और यहाँ पे भी जो करंट आएगी आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट आपको सर्किट दिख रहा है दिस इज द एमीटर। ठीक है, ये आपका एमीटर होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कि शंट है और इसके पैरेलल में लगाया गया है, तो उस केस में क्या होगा, यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा दैट इज एस इंटू आई माइनस आई जी, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो आई जी इंटू जी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू एस आई माइनस आई जी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, सिंपली इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो S इज इक्वल टू क्या जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से हमको सीधे सीधे ये क्या मिल गया, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल में है, तो क्या जाएगा, R इज इक्वल टू, या सिंपली यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेना चाहें, मान लीजिए या अप्लाइड रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू एस जी अपॉन जी प्लस एस, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है किससे, S से। S इज द स्मॉल शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल शंट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और सिंपली ये इसका जो काम होता है वो क्या करता है, ये लो रेजिस्टेंस है तो ये गैल्वेनोमीटर की या मीटर की रेंज को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस रेंज ऑफ अमीटर। ठीक है, अब अमीटर की रेंज क्या होती है, तो जनरली जो अमीटर का रेंज होता है वो 0 से लेकर के आई तक होता है, क्या, रेंज ऑफ एमीटर। जो भी हमारा मीटर बना है उसका रेंज क्या होगा, 0 से आई हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई कि किस तरह से हम इसका कन्वर्जन करते हैं, यानी कि एमीटर को हम कह सकते हैं इट इज़ अ लो रेजिस्टिव डिवाइस।
ठीक है। अब ये लो रेजिस्टिव डिवाइस, अच्छा ये क्यों लगाते हैं शंट का? तो शंट लगाने का जो मेन पर्पस होता है कि अगर सर्किट में क्या हो कि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस केस में इसको जो है बचाने का काम करता है, यानी कि जो शंट है वो क्या करेगा, यानी कि गैलोमीटर हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे? स्ट्रॉन्ग करंट से, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई करंट आ रही है तो शंट यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है तो ज़्यादा अमाउंट का करंट इधर से पास हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ये गैलोमीटर सेफ रहेगा, हाई करंट से सेफ रहेगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू अमीटर, ये आपका गैलोमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ सीरीज़ में हमें क्या करना है, एक हाई रेजिस्टेंस लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से जो भी इसमें करंट जा रही है दैट इज़ IG, और ये जो कंप्लीट हमारा जो सेटअप आपको दिख रहा है दिस इज़ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस जी, दोनों को ऐड कर लेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, R प्लस जी, जिसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इन ऑफ द वोल्टमीटर, और दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जी। ये वैल्यू किससे है, जी से बहुत ही ग्रेटर होती है, ठीक है। तो अब इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है कि बेसिक इसका यूज़ की अगर हम बात करें, यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे 0 से लेकर के V तक क्या होगा, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जो भी हमने वोल्ट मीटर बनाया है उसका रेंज ये होता है। R क्या है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है आपका R, ठीक है। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो सिंपली अगर हम देखें तो क्या जाएगा, V अपॉन R प्लस जी, ठीक है। जो भी इसका वोल्टेज होगा V अपॉन R प्लस जी, और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू IG, इस करंट के इक्वल होगा। यहाँ से R की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या जाएगा, V अपॉन IG माइनस जी इज इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ से जो हाई रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ये, ठीक है, V अपॉन IG माइनस R, दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द। तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है, यानी कि वोल्ट मीटर इज़ द हाई रजिस्टिव डिवाइस, यानी कि जो वोल्ट मीटर है वो क्या होता है, हाई रजिस्टिव डिवाइस होता है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और चूंकि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है इस वजह से इसको सर्किट में हमेशा क्या लगाया जाता है, पैरेलल में लगाया जाता है। लेकिन वहीं पे हमने अमीटर की बात करेंगे तो अमीटर लो रजिस्टिव डिवाइस होता है तो इसको सीरीज़ में लगाया जाता है, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग कवर अप करिएगा, ठीक है, और ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करा भी दिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आप खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं आता है तो आप फिर हमसे डिस्कस करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।